हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पवन कुमार गुप्ता और मैं ये फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है पी केमिस्ट्री, आप देख सकते हो बोर्ड पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो इसमें वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो मैं 11th से स्टार्ट करूंगा, फिर देन 12th का सारे यूनिट में पढ़ाऊंगा। एंड हम लोग करने क्या वाले हैं कि जो भी 11th के यूनिट है उनके सारे यूनिट के कुछ 8 और 10 वीडियो बनेंगे। तो सारा थियोरी करवाने के बाद, एक्सरसाइज सॉल्व करवाने के बाद, जो जेई और मेंस, जेई और नीट के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें से वो मैं करवाने वाला हूँ। उसके कुछ वीडियोज आएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पसंद आए ये चैनल तो आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना। सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री का। आप देख सकते हो बोर्ड पे लिखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली ब्रांच है साइंस का। तो हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट तो आप इंट्रोडक्शन देखोगे, केमिस्ट्री है क्या, ये वर्ड जो है क्यों है, और दैट मीन साइंस में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या यूजेज है इसके साइंस में, वो हम लोग देखेंगे। देन विल सी द क्लासिफिकेशन, दैट मीन जैसे साइंस को क्लासिफाई किया गया बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से, फिजिक्स हो गए, बायो हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया। तो सेम टाइप में आप केमिस्ट्री को भी बेसिकली 4-5 टाइप में डिवाइड किया गया है। बट आपको जो 11th और 12th के लेवल में पढ़ना है वो बेसिकली 3 पढ़ना है, ठीक है। देन हम लोग जाने वाले स्कोप पे, दैट मीन अगर हमने कोई चीज सीख लिया है और उसका कुछ यूज ही नहीं कर पा रहे, पता ही नहीं लाइफ में क्या यूज है, तो हम लोग वो भी देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्कोप क्या है, दैट मीन्स इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ने के बाद इसका यूजेस कहाँ है, वो सारे हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। द वर्ड केमिस्ट्री जो है उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। सो बेसिकली अगर आप कोई भी साइंस के कोई भी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हो तो आप नॉर्मल सा डेफिनेशन लिखते हो, दैट द सब्जेक्ट इज ब्रांच ऑफ साइंस। तो हमने सेम यही करना है। तो मैं जो कुछ पार्ट लिखने वाला हूं वो तो सारे सब्जेक्ट के लिए होगा, जैसे कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो अगर आप फिजिक्स भी पढ़ते हो तो वही लिखोगे, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। उसके बाद आप क्या लिखोगे, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। इतना तो सेम लिखना आपको सारे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। आइदर आप बायोलॉजी को एक्सप्लेन करो, फिजिक्स को एक्सप्लेन करो, तो ये सारे कॉमन है। अब इसके बाद का जो टर्म है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग होता है। तो आप केमिस्ट्री में क्या है, तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये बेसिकली 4 थिंग को डिफाइन करता है। वो इसका जो साइंस में कंट्रीब्यूशन है वो 4 चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट वन जो आपका है स्टडी ऑफ फॉर स्ट्रक्चर, सॉरी मैं लिख देता हूं। फर्स्ट जो है इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किसका, मॉलिक्यूल का या फिर कंपाउंड का। देन आप देन हमारा जो नेक्स्ट है सेकेंड वन इज आवर प्रॉपर्टीज, एंड देन थर्ड वन इज कंपोजिशन। आप सजाने लिखे तो फोर्थ में इधर लिखता हूं। फोर्थ वन इज आवर, फोर्थ वन जो है हमारा वो है केमिकल रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन। सो हम क्या करते हैं अभी 1 by 1 समझते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का, अगर किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है तो क्या कंट्रीब्यूशन है इसका। देन कंपोजिशन या फिर प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पूरे यूनिवर्स में कुछ जो भी कुछ है हमारे सामने उसका कुछ ना कुछ शेप है, कुछ किसी ना किसी तरह का वो दिखता है। दैट मीन वही उसका स्ट्रक्चर है। तो जो कंपाउंड्स हैं उनके भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा जो हमारा कार्बन है, मीथेन गैस है, CH4 जो है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। आपने 10th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको आइडिया होगा कि CH4 का जो स्ट्रक्चर है वो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो अब जो टेट्राहेड्रल है, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर जो है बेसिकली अरेंजमेंट है एटम्स का। अभी इस मीथेन मॉलिक्यूल में 5 एटम है, एक तो कार्बन है और 4 जो आपके है वो हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन जो है
वो अरेंज कैसे है। अब जैसे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो किस टाइप से जुड़ा हुआ है, उसी का जो हम वो देखेंगे उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं कि कार्बन जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो एक तो H यहाँ हो गया, दूसरा H इसका यहाँ हो गया, थर्ड H यहाँ हो गया, एंड द फोर्थ वन ये हो गया। ये बॉन्ड लॉन्ग दिखाने का मतलब ये जो प्लेन है, ये बोर्ड है, बोर्ड के पीछे है, तो हम इसको थोड़ा लॉन्गेस्ट दिखाते हैं। तो अगर आप चाहो तो ऐसे मैच कर सकते हो, ये ऐसा, और ये जो बॉन्ड है वो इससे मैच करता है, थोड़ा ये तिरछा जाएगा। तो ये जो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है एटम्स का, वही होता है बेसिकली स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सबके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, वो डील करता है केमिस्ट्री। जैसे अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें तो अगर हमें किसी चीज के स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होगा और कोई हमको कुछ बोलेगा तो हमें तो समझ में नहीं आएगा वो है चीज क्या। जैसे आपने कभी एरोप्लेन नहीं देखा है और मैं आपको अचानक से बोलता हूँ एरोप्लेन, तो आपके माइंड में एरोप्लेन का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, वो कैसा दिखता है आपको इमेजिन नहीं कर सकते हो। बट जैसे ही मैंने आपको एप्पल बोला, आपने एप्पल तो देखा होगा, तो एप्पल बोलते हैं आपके माइंड में सबसे पहला चीज होता है एप्पल का शेप बनता है, कैसा दिखता है वो बनता है। तो इन द सेम वे केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूल्स के होते हैं, वो एक्सप्लेन किए जाते हैं। देन द सेकंड वन इज आवर प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कोई मॉलिक्यूल हमने बनाया है या कुछ कंपाउंड हमने बनाया है रिएक्शन करके, तो उस जो कंपाउंड का है वो प्रॉपर्टीज क्या है, वो क्या कर सकता है। दैट में अगर किसी के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या उसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर उस जो प्रॉपर्टी है उसका कलर कैसा है, ऑर्डर स्मेल कैसा है उसका, एंड देन वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, वो कितना स्टेबल है नेचर में, वो सारे हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के बारे में, जिसको बोला जाता है प्रॉपर्टीज। तो सेकेंड थिंग जो केमिस्ट्री डील करता है साइंस के फील्ड में मॉलिक्यूल के लिए, वो है प्रॉपर्टी। एंड द थर्ड वन इज कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या है वो हम समझते हैं। कंपोजिशन मतलब होता है जैसे कि अगर कोई हमारा कार्बन, यहाँ पे हमने लिखा है CH4, तो CH4 किस किस से मिलकर बना है, एक तो कार्बन है उसमें और दूसरा हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो इसमें कार्बन का अमाउंट कितना है, या कार्बन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और हाइड्रोजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड इट्स कंपोजिशन। ठीक है, किस किस से मिलके बना है और कितने कितने है परसेंटेज है उसमें, उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। तो हम यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। लास्ट जो आता है हमारा वो होता है केमिकल रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। केमिकल रिएक्शन को मैं इसको रब कर देता हूँ, आई होप आपने नोट किया होगा यहाँ तक। तो इंट्रोडक्शन हम लोग चल रहे हमारा जो केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शन क्या है बेसिकली वो देख लेते हैं पहले। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन को अगर डिफाइन करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच reactant convert into प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब रिएक्टेंट क्या होता है हम लोग देखते हैं बाद में। तो इट इज द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट अंडर सर्टेन कंडीशन। तो ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो रहा है, बट अपने आप को होगा नहीं कन्वर्ट, उसको कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अगर जनरली एग्जाम्पल लूँ मैं, तो आपके घर में खिचड़ी बनानी है, तो आपने क्या किया, कुकर में दाल डाल दिए, चावल डाल दिए, और जो भी आपको वेजिटेबल्स डालने आपने सब डाल दिए। अब आप गैस नहीं ऑन करोगे तो बनेगा कैसे। तो यहाँ जो कंडीशन है आपका वो हीट है। जब तक आप कुकर में हीट नहीं सप्लाई करोगे तब तक खिचड़ी नहीं बनेगी। तो इन द सेम वे कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन सप्लाई करते हैं। और उस अगर कंडीशन हम सप्लाई कर रहे हैं और वो कंडीशन स्पेसिफिक है, दैट मीन जितनी रिक्वायरमेंट है अगर उतनी उसको मिलती है तब जाके वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम रिएक्टेंट क्या होता है समझ, आपने नॉर्मली देखा हुआ है एरो ऐसा जो होता है लिखा रहता है कि आपने केमिस्ट्री पढ़ा है पेन में, तो सपोज करो यहाँ C है, यहाँ O2 है, तो ये CO2 बन जाता है। तो एरो के टेल के साइड में, मतलब इधर पीछे जो भी होते हैं, एरो के ये साइड में, लेफ्ट साइड में जो भी होते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये एरो के साइड में होता है रिएक्टेंट और एरो के राइट साइड में होता है प्रोडक्ट। तो ये हमारे हो जाते हैं रिएक्टेंट, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये प्रोसेस ओवरऑल जो आप देख रहे हो, इस प्रोसेस को जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब आप बोलो सर यहाँ तो कोई कंडीशन है, नहीं है, कंडीशन है। आप इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको हमको हीट देना पड़ता रहेगा,
ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो है हीट हमारा कंडीशन है, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं तब जाके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम जब भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे ना तो उसका स्टेट दिखाएंगे। यहाँ कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो है गैस फॉर्म में होगा, और आपका CO2 भी किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। ठीक है, ओके। तो आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। तो आप समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, नॉर्मली हम सिंपल सा भाषा में बोले तो जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कुछ कंडीशन के प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट टर्म में समझते हैं पहले क्या होता है। सो RCP, अगर एक लाइन में एक वर्ड में इसको याद रखना हो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसको RCP, रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ कंडीशन, C फॉर कंडीशन। तो अगर हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं किसी कंडीशन में, कंडीशन के प्रेजेंट में, तब जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्यों, फिजिकल रिएक्शन अलग होते हैं, बट यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे जो सारे यूज होते हैं केमिकल्स होते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल हमारा केमिस्ट्री का टर्म है, देन कार्बन हमारा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ये जो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं वो टेम्परेचर हो सकता है। हाँ सॉरी मैं भूल गया, अभी कंडीशन क्या क्या हो सकता है, ये जो हमने C लिखा है यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, कंडीशन कैसा हो सकता है। तो कंडीशन आपका रीएजेंट हो सकता है, फिर कैटालिस्ट हो सकता है, फिर आपका टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। हाँ, तो ये सारे टर्म्स हो सकते हैं। अब कंडीशन की जगह पे आप चाहे तो कोई रिएजेंट डाल दो। रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन को करवाता है। जैसे आपका LIC एजेंट होता है ना, LIC जो करवाता है उसको मैं LIC एजेंट बोलते हैं। उसी तरह में रिएक्शन को जो करवाएगा उसको बोलते हैं रीएजेंट। तो रिएजेंट हो सकता है C के जगह पे, वहां पे आपका कैटालिस्ट डाला जा सकता है, या फिर टेम्परेचर डाल सकते हैं, या फिर आप प्रेशर डाल सकते हैं। तो इतने सारे कंडीशन होते हैं। तो इन सब में से जो भी कंडीशन रिक्वायर्ड होगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम कहाँ लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ कंपाउंड्स को हम यहाँ पे प्लस, रिएक्टेंट में ही प्लस करके लिख देते हैं, वो भी राइट है, बट मोस्ट ऑफ टाइम हम एरो के ऊपर ही दिखाते हैं कंडीशन को। ओके, थैंक यू। सॉरी, तो यहाँ आपका जो है इंट्रोडक्शन फिनिश होता है केमिस्ट्री का। आपने फिर से हम समराइज कर लेते हैं। बेसिकली है क्या, केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है जो डील करता है स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन को। आई होप आपको चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन क्या है, सॉरी इन सारे पॉइंट को कैसे वो डील करता है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, अपना क्लासिफिकेशन पे। सो नेक्स्ट जो हमारा वो है क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली कुछ किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्टडी करना। जैसे अभी पहले जब साइंस आया तो बहुत कम नॉलेज थी हमको साइंस के बारे में, तो हम फिजिक्स बायो सबको साथ में पढ़ सकते थे। बट नॉलेज धीरे धीरे हर एक फील्ड में इतना इंक्रीज हो गया, इतना बढ़ गया कि हमने क्या करना पड़ा, उसको डिवाइड करना पड़ा। फिर फिजिक्स अलग बना दिया गया, केमिस्ट्री अलग बना दिया गया, बायो अलग बना दिया गया। ठीक है, तो सेम वे में केमिस्ट्री भी जब स्टार्टिंग में साइंस से डिवाइड हुआ था, साइंस से क्लासीफाई किया गया था, तब तो सिर्फ केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत था। उसके बाद क्या हुआ, इसमें बहुत सारे डिस्कवरी हुए, बहुत सारे नॉलेज डेवलप हुए, बहुत सारे जानकारी मालूम हुई। उसके बाद क्या किया गया, केमिस्ट्री को भी डिवाइड कर दिया, सो दैट हम उसको आसानी से पढ़ सके। तो बेसिकली जो केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है वो 5 से 6 क्लास में डिवाइड किया गया है, और भी कुछ अभी डिवीजन चल ही रहे हैं इनके। तो अभी हमने क्या करना है इसको, अभी हमको जो 11th और 12th में हमको जो पढ़ना है वो 3 है। पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो क्लासिफिकेशन के अंदर आता है फर्स्ट ऑर्गेनिक, सेकेंड इनऑर्गेनिक, थर्ड फिजिकल। तो इतना आपको जो है 11th 12th में पढ़ना है, आपको 11th एंड 12th में। बट इसके जो और क्लासिफिकेशन वो क्या है, नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल, फिर है बायो केमिस्ट्री, और बहुत सारे जैसे कि बायो फिजिकल केमिस्ट्री है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है,
तो बहुत सारे हैं, तो अभी हम सब नहीं लिखते यहाँ पे। बेसिकली हमको जो पढ़ना है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम बारी बारी से एक एक को समझते हैं कि इनमें हमको क्या पढ़ना है। अभी तो चूंकि हम इंट्रोडक्शन पार्ट में चल रहे हैं तो थोड़ी बहुत आइडिया लेते हैं कि इन पे पढ़ना क्या है। ओके, सो हम फर्स्ट पे चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन केमिस्ट्री भी बोला जाता है, कार्बन केमिस्ट्री भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेंगे उसमें कुछ हो ना हो कार्बन जरूर रहेगा, ठीक है। सो द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट ऐसे कुछ कंपाउंड एक्सेप्शनल हर जगह पे होता है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि एक्सेप्शनल होते हैं, तो यहाँ भी एक्सेप्शनल है। यहाँ पे क्या एक्सेप्शनल है? जैसे कार्बोनेट है, जैसे अगर हम सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे, ये है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट में कार्बन तो है बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो जो कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बट इनमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये याद हमेशा रखोगे, अगर बाई चांस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसमें आपका कार्बोनेट दिख जाए, तो आपको सिर्फ कार्बन देख के टिक नहीं करना है, क्योंकि कार्बन हो गया, कार्बोनेट हो गया, फिर CO2 भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ओके, सो नाउ हाँ, अब एक और बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेसिकली हम जो पढ़ते हैं इसको बोलते हैं लिविंग बीइंग कंपाउंड। लिविंग बीइंग मतलब इसका जो सोर्स है वो हमेशा लिविंग बीइंग होगा, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, कुछ भी होगा, तो ये हमेशा इसका जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे प्रोटीन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सारे हमारे बॉडी में होते हैं। तो जो सोर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो होते हैं लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या होता है? सोर्स जो होते हैं वो लिविंग बीइंग्स होते हैं, ठीक है। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं इसमें हाँ, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको हमेशा कार्बन के कंपाउंड ही पढ़ने हैं। कार्बन के कंपाउंड का, जैसे कार्बन का कोई कंपाउंड सपोज तो अल्कोहल है, ठीक है, ये कार्बन का कंपाउंड है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? अल्डिहाइड में, ठीक है। तो अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्जन, तो बेसिकली इसमें जो आपको पढ़ना है वो बहुत ज्यादा कन्वर्जन पढ़ना है, और वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बेसिक उसका समझ में आएगा, बेसिक पॉइंट समझ में आएगा, तो कन्वर्जन इजी होते हैं। अदरवाइज आपको रट्टा मार मार के हालत खराब हो जाएगी। तो आई होप जब हम लोग करेंगे कन्वर्जन तो बहुत अच्छे से करेंगे, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो इसमें हम पढ़ने वाले कार्बन केमिस्ट्री के बारे में, उसके रिएक्शंस के बारे में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए, केमिकल रिएक्शंस हो गए, उनके प्रिपरेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देन आता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पढ़ते हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन लिविंग थे। इसका जो सोर्स होता है, सोर्स जो होता है वो होता है नॉन लिविंग, ठीक है। ये हमको कहां से मिलेंगे? नॉन लिविंग से, जैसे हो गए रॉक हो गए, सॉल्ट हो गए, अर्थ क्रस्ट हो गया, तो ये सारे होते हैं। जैसे कि आपका जितने भी सॉल्ट है वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। देन अभी आपने देखा था Na2CO3 कार्बोनेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, नाइट्राइट हो गए, नाइट्राइड हो गए, सल्फेट्स हो गए, सल्फाइट हो गए, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक जो चीजें हमें इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जब पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे वहां पे। फिलहाल तो ये इंट्रो चल रहा है। सो दिस इज आवर सेकेंड एंड द थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो अभी फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करने वाले वो देखते हैं। तो जो हमारा लास्ट है थर्ड वन वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने से पहले एक चीज माइंड में बिठा लो, आपको डेरिवेशंस पढ़ने हैं। डेरिवेशंस किसके पढ़ने हैं? बहुत सारे डेरिवेशंस है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ोगे तो वहां पे डेरिवेशन पढ़े, थर्मोडायनामिक पढ़ोगे तो वहां डेरिवेशन पढ़ने हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस पढ़ोगे तो वहां डेरिवेशंस पढ़ने हैं। और इसमें आपको क्या मिलने वाला है? बहुत सारे फॉर्मूले मिलने वाले हैं। तो अगर आपकी IQ बहुत स्ट्रांग है तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हो और बहुत इजीली यहाँ से आपको मार्क्स आ जाएंगे। आपको मैथ स्ट्रांग है तो सम्स आप इजीली कर सकते हो सॉल्व, जितना फास्ट सॉल्व करोगे उतना जल्दी होगा। कुछ यूनिट कन्वर्जन भी हम यहाँ पढ़ने वाले, जैसे कि अगर बोला जाए कि जो मास है, मास का यूनिट क्या है, हम केजी बोलते हैं, कोई ग्राम बोलता है, कोई मिलीग्राम बोलता है। तो ये जो यूनिट है, जैसे ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारे हम किस में पढ़ने वाले हैं? फिजिकल में पढ़ने वाले हैं। देन डेरिवेशंस पढ़ने वाले, बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ने वाले। उस फॉर्मूला में कुछ डेटा हमको गिवन रहते हैं, कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता है।
फॉर्मूला में क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट करने के बाद हमको क्या मिलता है, कुछ वैल्यू मिलता है, वो हमारा आंसर होता है। तो आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, डेरिवेशन करने पड़ेंगे, एंड देन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप फिजिकल में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका फिजिकल उतना स्ट्रांग होगा, आप इजीली मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज आवर थर्ड क्लास ऑफ केमिस्ट्री, दैट मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट में कि दैट मीन ऑर्गेनिक में आपको क्या पढ़ना है, वो होता क्या है, इनऑर्गेनिक में आपको क्या पढ़ना है, होता क्या है। देन आप थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या होता है। तो हम लोग जब करेंगे तो अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। नाउ हाँ, अब तो हमने क्या कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया एंड देन क्लासिफिकेशन कर लिया। अब जो हमारा लास्ट बचा है आज के टॉपिक का वो है स्कोप, ठीक है। स्कोप क्या क्या है केमिस्ट्री का, अभी वो देखते हैं जल्दी से। स्कोप, तो स्कोप्स क्या है इसके, तो केमिस्ट्री के यूजेस क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इसका जो स्कोप है वो है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आप बोलो सर इंजीनियरिंग में तो फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर कुछ जो हार्डवेयर पढ़ के जाते हैं वो सब का काम होता है। तो इंजीनियरिंग में हमारा इसका क्या यूसेज है, हाँ, बट इंजीनियरिंग जो इंजीनियर काम करते हैं तो काम करने के लिए कुछ उसको मटेरियल चाहिए होता है ना, तो मटेरियल प्रोवाइड करेगा कंपनी, बट कंपनी जो होती है वो चाहती है कि हम इसको अच्छे से अच्छे क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करें। तो क्वालिटी जो होता है, क्वालिटी का जो चेकअप होता है वो केमिस्ट्री के थ्रू होता है। ये बताता है कि किस क्वालिटी का है, कितने दिन चल रह सकता है ये, ठीक है। तो हम इंजीनियरिंग के फील्ड में जैसे कि हो गया तुम्हारा कॉपर, ठीक है, गैलियम, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि इंजीनियर लोग यूज करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में यूज होता है। वो हम लोग यहाँ क्या करते हैं। तो स्कोप इसका यही है कि अगर आपने अच्छे से केमिस्ट्री करी है तो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में कोई पोस्ट पे जा सकते हो, ठीक है। देन आता है ड्रग्स। ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स वो नहीं जो आप समझते हो, जो नॉर्मल भाषा में समझ आता है। ड्रग्स में क्या होता है, दवा। तो ये दवा बनाने के लिए, मतलब अगर आपने अच्छे से केमिस्ट्री की, जो वी फार्मा आगे होता है, एम फार्मा होता है, वो होता है मेडिकल लाइन के लिए। तो आपने अच्छे से अगर केमिस्ट्री करी है, थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको केमिस्ट्री के बारे में, तो आप ड्रग्स बना सकते हो, दवाई बना सकते हो। तो जो हमारा एल डोपा होता है, एल डोपा एक कंपाउंड है जो कि केमिस्ट्री का कंपाउंड है, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये क्या करता है, पार्किंसन नाम का एक डिजीज होता है, पार्किंसन नाम का एक डिजीज होता है, उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं क्या, एल डोपा। तो इस टाइप से जो हमारा है केमिस्ट्री जो है वो ड्रग्स के फील्ड में भी बहुत इसका स्कोप है। अगर आपने अच्छे से करी है तो आप ड्रग्स के फील्ड में जा सकते हो, मेडिकल के फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। देन आपका आता है फूड। फूड में क्या आता है आपका, एक सेकेंड, हाँ, तो फूड में स्कोप क्या है या फिर यूजेस क्या है केमिस्ट्री का। तो आपने सुना होगा प्लांट जो है, अपने प्लांट वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, खुद बना लेते हैं। तो खुद जो बनाते हैं उसमें भी केमिस्ट्री का कुछ रोल है, वो हम देखते हैं। तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एक फोटोसेंसिटाइजर का यूज करते हैं। फोटोसेंसिटाइजर मतलब वही बोला था ना, रिएजेंट टाइप कुछ, तो ऐसा होता है। तो वो जो होता है हमारा होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अगर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना फूड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। नाउ प्लांट में जो मेटल पाया जाता है, जो मेटल होता है क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल में जो मेटल होता है वो मेटल होता है मैग्नीशियम 2+। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, 2+। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लो, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। देन थर्ड वन नहीं, हाँ, अभी ये देखो, जैसे एक हमारा जो कंपाउंड है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। एंड देन H2O, पानी क्या करते हैं, अपने जो रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इनसे क्या करते हैं, ये अपना फूड बना लेते हैं, फूड। और ये जो प्रोसेस ओवरऑल होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, केमिस्ट्री का रोल है। आप बोलो सर यहाँ केमिस्ट्री कहाँ दिख गया, तो है ना केमिस्ट्री, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ऐड हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिस्ट्री हो गया, बिकॉज केमिस्ट्री डील्स केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हो गया। और उसमें केमिस्ट्री में अब ये भी हमने डिटेक्ट किया कि जो क्लोरोफिल है इसके अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट है। तो
तो हमने डील किया, इसे डिटेक्ट किया कि इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फूड का। नेक्स्ट वन इज योर एनर्जी। अब एनर्जी की बात आती है तो हमारे लिए परेशानी है, क्योंकि पहले क्या होता था, जो एनर्जी हमको प्रोवाइड होती थी वो कोल के थ्रू वाले कोयले के थ्रू होती थी। ठीक है, अभी क्या होता है, फिर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। अब अगर सपोज करो कि अगर यही इसी तरह हम वाटर को डिस्ट्रॉय करते रहे या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहे वाटर से, तो एक दिन वाटर आएगा, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो केमिस्ट्री के थ्रू ये पता लगाएगा अगर हम किस तरह सन के जो लाइट एनर्जी है उसको हम अगर कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो सोलर प्लेट जो लगाए जाते हैं, तो सोलर प्लेट के थ्रू क्या करते हैं, सन के लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी के सेविंग के लिए जो होता है, फिर क्या होता है तो हो गया एनर्जी के फील्ड में, और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट वन इज योर मटेरियल। अब मटेरियल में क्या मतलब केमिस्ट्री में मटेरियल का क्या स्कोप है, तो मटेरियल जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो करंट गया है, बिजली गया है, इलेक्ट्रिसिटी गई है, वो किसके थ्रू जाता है, एल्यूमिनियम वायर के थ्रू जाता है। अब जो मोटर बनते हैं जितने, कौन से बनते हैं, कॉपर बनते हैं। ठीक है, तो ये आखिर अलग अलग मटेरियल क्यों, एक ही मेटल से जब वहां करंट एल्यूमिनियम करंट कंडक्ट कर ही रहा था, तो कॉइल में भी वही लगा देना चाहिए था, सस्ता पड़ता है ना, कॉपर महंगा पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मटेरियल वैरी करता है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी वैरी करती है। कॉपर की कंडक्टिविटी मोर होती है एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में, और कॉपर महंगा भी आता है, इसलिए हम उतनी लंबे वायर तो लगा नहीं सकते। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, मटेरियल में जितना अच्छा आप मटेरियल यूज करोगे, जितनी अच्छी क्वांटिटी में यूज करोगे, ठीक है, जिसका उसका क्वालिटी अच्छा होगा, तो ये कैसे पता चलेगा किसकी क्वालिटी अच्छी है या किसको यूज करने से हमारा क्या है एनर्जी। जैसे कुछ क्या होता है, जैसे कोई मेटल हम यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है, करंट तो हमने पास किया और दूसरे इंसान ने भी दूसरा मेटल लिया, वो भी करंट पास कर रहा है, उसका जो बल्ब है ज्यादा ग्लो कर रहा है, हमारा कम ग्लो कर रहा है। वो डिपेंड करता है कंडक्टिविटी पे। हर एक मेटल की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है, तो जिस मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है वो ज्यादा बल्ब को ग्लो कराएगा, मतलब ज्यादा लाइट देगा। ठीक है, और अब सेम बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमारे क्या हो रहा है, हमारा वेस्ट हो जा रहा है, इसमें ही रह जा रहा है, रेसिस्ट हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं, ऐसे क्वालिटी वाले मटेरियल को यूज करते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हमारे जो एनर्जी है उसको बचाए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करके फायदा नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई थिंक आज का जो सेशन है वो ओवर होता है। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से मैं समराइज कर लेता हूँ। पहले जो हमने देखा वो इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में क्या देखा, डेफिनेशन आपको आई थिंक याद हो गया होगा अभी तक, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपने एक बार फिर देखना है कि केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, सबके लिए सेम है, आप फिजिक्स डील करो, बायो डील करो, कि इसके क्या क्या स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कंडीशन। ठीक है, देन हमने इसके क्लासिफिकेशन देखे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली हमने। अब हम जब डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो सबका अलग अलग यूनिट आपके बुक में है, तो मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, देन इनऑर्गेनिक है, फिर फिजिकल है। स्कोप में हमने क्या क्या देख लिया, स्कोप में देख लिया, फूड देख लिया, इंजीनियरिंग देख लिया, ड्रग में देख लिया इसका, फिर हो गया आपका एनर्जी के फील्ड में देख लिया, फिर मटेरियल के फील्ड में देख लिया। तो ये आपका समरी था। तो हर एक वीडियो में मैं यही करने वाला हूँ, जितने भी वीडियो बनाऊंगा। अभी क्या करूंगा, पूरे पढ़ लिया हमने, ठीक है, जम्बल हो जाता है हमारा माइंड में क्या क्या पढ़ा। तो अभी लास्ट में दो कुछ नया मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, आपकी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो, उससे पता चलेगा आप सपोर्ट करो, या कमेंट करो आप। ठीक है, तो मैं कुछ अभी तो सेशन खत्म हो गया, मैं 2 मिनट ऐसे ही बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं कि जब हम वीडियो अपना लेक्चर्स फिनिश कर लेंगे, जो भी पढ़ना है उतना पढ़ने के बाद हम 2 मिनट क्या करें, मेंटल रिवीजन करेंगे। अब बोलोगे पागलों वाला क्या बात कर रहे हो आप, मेंटल मतलब पागल होता है, लेकिन ऐसा नहीं। हम क्या करना है, आपने क्या करना है, पूरी वीडियो देख लिया, अभी वीडियो स्टॉप करनी है। ठीक है, फिर स्टॉप करके आंखें बंद करके मस्त, अभी जितने भी आपने हाफ एन आवर की वीडियो रहेगी या कुछ 25 मिनट की रहेगी, तो उस हाफ एन आवर 25 मिनट में जो भी पढ़ा है ना, एकदम शुरू से अंत तक आंख बंद करके याद करोगे। मैं भी आपके साथ करूंगा, 2 मिनट हम लोग ऐसे ही करेंगे। आप चाहो तो अपने बंद करके कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ये करने वाले। एंड देन हाँ, लास्ट जब वीडियो सेशन लास्ट हो जाएगा, तो वीडियो ये जब फिनिश होगा तो लास्ट में 2-3 मिनट के जो है मैं कुछ वीडियोस डालने वाला हूँ। लाइक मोटिवेशनल वीडियो रहेगा, इंस्पिरेशन वीडियो रहेगा। एंड देन हो सकता है वो कुछ पोएट्री टाइप में हो, अगर आप पोएट्री पसंद करते हो तो आई थिंक आपको पसंद आएगा। देन
बायोग्राफी हो गया, बहुत सारे हमारे जो लीजेंड्स हैं और सक्सेसफुल पीपल है उनके बायोग्राफी होंगे, और क्वार्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ने के बाद आपको ना बोर होता है, फिर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है। तो जब आप ये सारे कुछ देखोगे पढ़ाई की जस्ट बाद सेम वीडियो में, तो आप इंस्टेंट चार्ज हो जाओगे, उसके बाद आप फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे हमेशा, ठीक है। तो मैं ये आप हर एक वीडियो में ऐड करने वाला 2 से 3 मिनट, तो अगर आपको पसंद आएगा तो आप देखो, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, आप स्किप कर दो, आई डोंट केयर, सॉरी आई डोंट माइंड, ओके। सो एंड वंस मोर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और आप कमेंट जरूर करें। आपको जैसे अभी कुछ आपको वीडियो में कमी लग रही है जो मुझे दूर करनी चाहिए, आप लोग बताओगे तभी तो मैं दूर कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताओ वीडियो में क्या कमी है मेरे बोलने में, या मेरे गेस्चर, पोस्चर, बोर्ड, लाइट, कुछ ऐसा अगर आपको कमी लगता है तो आप कमेंट करके बताओ, प्लीज प्लीज एंड प्लीज। थैंक यू।